हमने लास्ट टाइम जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा था कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें से जो 5 किंगडम्स थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। हमने किंगडम मोनेरा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। सो आज हम इसके बारे में और किंगडम फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उससे पहले मैं एक दो चीज़ें मोनेरा से रिलेट करके बताना चाहूँगी। फर्स्ट किंगडम था किंगडम मोनेरा एंड देन किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम मोनेरा है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे सेल्स विच डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और यहाँ पर हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, इन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है ऐसे सेल्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज से मेरा मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसमें सेल स्ट्रक्चर्स में हम बात कर सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी एपेरेटस की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, वेयरएज यूकैरियोटिक सेल्स के पास सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मोनेरा भी सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेल्युलर है। बट जो क्वेश्चन मेडिकल में पूछा जाता है वो ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। तो जनरली हम यूकैरियोट को देखना छोड़ देते हैं और सिंगल सेल से हमें डायरेक्टली बैक्टीरिया की याद आती है यानी कि किंगडम मोनेरा की। तो हमें ये मिस्टेक फिर से नहीं करनी है। अगर सिंगल सेल के साथ यूकैरियोटिक लिखा हुआ है दैट मीन्स वो प्रोटिस्टा की बात हो रही है। तो चलिए अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा का सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है अमीबा। हम बहुत बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अमीबा को लेकर देखते हैं, अमीबा की ही बाइनरी फिशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो किंगडम प्रोटिस्टा है हम स्टार्ट कर रहे हैं। These are single celled यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी कि हम इनको बोलेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये काफ़ी अबंडेंट होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है डाई एटम्स, इसी को हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स। इस डाई एटम के बाद हम सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे डिनोफ्लैजेलेट्स। डिनोफ्लैजेलेट्स एंड देन यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड एंड देन प्रोटोजोआ। So these are the different categories जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आती है। इसमें हम पढ़ेंगे डायटम्स यानी कि क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं यानी कि जो डायटम्स हैं इट इंक्लूड्स डेस्मिड्स और गोल्डन एल्गी। जो डिनोफ्लैजेलेट्स हैं जैसे कि नाम से पता चल रहा है डाई, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड्स में हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रोटोजोन में हम डिफरेंट कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना चाहूँगी। जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल है सो उनके अंदर एक एबिलिटी है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनमें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो कि अपना खाना, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट क्योंकि बाकी ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो लोग आते हैं हिट्रोट्रॉप की कैटेगरी में। हिट्रोट्रॉप्स। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स ऐसे पढ़ेंगे जो कि हिट्रोट्रॉप्स होंगे और जनरली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे डाई एटम्स यानी कि क्राइसोफाइट्स को। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल इसके अंदर बताया है डेस्मिड्स और गोल्डन एल्गी। तो इसके अंदर जो चीज़ें याद रखने वाली है, फर्स्ट पॉइंट
डेस्मिड्स और गोल्डन एल्गी जो कि क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं, दीज ऑल आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। एंड सिंस ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है, हम इनको प्लैंकटन कहते हैं। तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल में वो ये है कि जो मूवमेंट होती है प्लैंकटन्स की जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे होती है। बिकॉज ये एक्वेटिक है, ये पानी के अंदर मिलते हैं, तो इनकी जो एक्वेटिक यानी कि वाटर के अंदर मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, आपको याद रखना है, दे फ्लोट पैसिवली इन दी वाटर। तो मीडियम के अंदर ये पैसिवली मूव करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक यानी कि फोटोसिंथेटिक, एक्वाटिक, और जो इनकी मूवमेंट होती है वो पैसिवली होती है। डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो बिल्कुल एक साबुन के स्ट्रक्चर की तरह होती है, सोप बॉक्स स्ट्रक्चर की तरह होगी जो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर इनकी जो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, इसके अंदर सिलिका एम्बेडेड होता है, सिलिका दबा हुआ या धंसा हुआ होता है। और हम जानते हैं कि सिलिका एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट है जिसको डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्योंकि जो सिलिका इसके अंदर प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जब भी ये सेल वॉल अक्यूमुलेट होती रहेगी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जब भी ये सेल वॉल इकट्ठी होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है, तो इसको कहते हैं डायएटोमिशियस अर्थ। डायएटोमिशियस अर्थ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो इनकी सेल वॉल थी जिसमें सिलिका प्रेजेंट था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा था, और जब वो सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो फिर वो अक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और जब एक पूरे एरिया को कवर कर लिया जाता है इसने, जो सिलिका की सेल वॉल है इसने, तो वहाँ पर फॉर्म हो जाता है डायएटोमिशियस अर्थ। ये जो नया स्ट्रक्चर बन के आया है ये बहुत ही ग्रिटी होता है, यानी कि बहुत ही चिकना होता है। इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है ऑयल फिल्ट्रेशन में और इसके साथ साथ पॉलिशिंग में। तो जो डायएटोमिशियस अर्थ की फॉर्मेशन होती है काफ़ी लंबे समय में होती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसमें लगते हैं, और क्योंकि ये थोड़ा चिकना होता है, ग्रिटी होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है ऑयल फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में। ये जो डायएटम्स हम पढ़ रहे हैं, जो डेस्मिड्स हम पढ़ रहे हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर्स हम इनको कह सकते हैं इन ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर से मेरा मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक फूड चेन के मेन कंपोनेंट होंगे, जो कि किसी भी फूड चेन को शुरुआत करवाते हैं, यानी कि स्टार्ट करवाते हैं। तो दो क्वेश्चंस जो मेडिकल के पर्पज से आपको याद रखने हैं, एक है कि जो प्लैंकटन्स हैं उनकी मूवमेंट वाटर करंट में कैसी होती है, तो वो पैसिवली होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन कौन होते हैं। तो दोनों के ही आंसर क्राइसोफाइट्स या डायएटम से ही रिलेटेड है। बाकी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आपके 11th स्टैंडर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कंप्लीट कर लिया क्राइसोफाइट्स। अब हम सेकंड कैटेगरी पे चलेंगे जो कि है डिनोफ्लैजिलेट्स। एज आई सेड, डिनो या डाइनो इसका मतलब होता है टू फ्लैजिला। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनको डाई या फिर डिनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। तो डिनोफ्लैजिलेट्स में हम देख रहे हैं जो दो फ्लैजिला उनके पास प्रेजेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये जो लेटा हुआ है या फिर जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं वो ट्रांसवर्स है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इनके पास दो फ्लैजिला है, डाई मीन्स टू। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी एक्वेटिक है एंड फोटोसिंथेटिक है, एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। इनकी जो सेल वॉल है आउटर सरफेस पर उस पर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पर सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं वो वेरियस कलर्स की होंगी, मतलब अलग अलग रंगों की होंगी, और किस ऑर्गेनिज्म के पास कौन से कलर की पिगमेंट है उसी के बेसिस पर इन ऑर्गेनिजम्स का कलर शो होता है। इसमें हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं गोनियोलेक्स, जिसको रेड डिनोफ्लैजिलेट कहा जाता है, रेड डिनोफ्लैजिलेट। इनकी जो खासियत है वो ये है कि इनका जो रेट ऑफ डिवीजन है वो इतना ज़्यादा फास्ट है, वो इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ एक टॉक्सिक यानी कि एक केमिकल को भी रिलीज़ करते हैं। ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है
ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जो छोटी फिशेज़ हैं या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सेम हैबिटेट में सेम जगह पर रह रही हैं। तो क्योंकि इनका डिवीजन का रेट बहुत ज़्यादा है, डिवीजन करते समय ये टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं। तो जब रेड डिनोफ्लैजिलेट डिवाइड करता है तो ये समुद्र का मोस्टली एरिया रेड कलर का ही कर देता है, क्योंकि जब ये डिवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा एरिया रेड कलर का हो जाता है और उसी को कहा जाता है रेड टाइड्स। तो ये हमने पढ़ा है डिनोफ्लैजिलेट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, जिसमें हमने डायटोमिशियस अर्थ पढ़ा था। देन हमने पढ़ा डिनोफ्लैजिलेट्स। इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है गोनियोलेक्स का, जिसको हम रेड डिनोफ्लैजिलेट कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड्स की फॉर्मेशन के लिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि थर्ड पॉइंट पर, जो कि थर्ड कैटेगरी है किंगडम प्रोटिस्टा की, विच इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स, जो यूग्लिनॉइड्स है ये ऑर्गेनिज्म जब भी सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो फोटोसिंथेटिक होंगे, लेकिन जैसे ही सनलाइट डिप्राइव हो जाती है या फिर वो एब्सेंट हो जाती है तो ये ऑर्गेनिजम्स दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि दूसरों को खाना शुरू कर देते हैं। तो एक पॉइंट हमने ये देखा कि ये ऑटोट्रॉपिक भी हैं और ये हेटेरोट्रॉपिक भी हैं। तो मैं कह सकती हूँ दो तरीके से ये अपना फूड लेते हैं, यानी कि डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। मैंने लिखा डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म दो तरीके से अपना फूड ले सकते हैं तो इसलिए हम इनको कहते हैं मिक्सोट्रॉप्स या फिर MIXO, मिक्सोट्रॉप। क्योंकि ऑटोट्रॉपिक भी है, सनलाइट के प्रेजेंस पे अपना खाना खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रॉपिक भी है, जब सनलाइट नहीं होगी तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे अपना फूड लेने के लिए। ये ऑर्गेनिजम्स जनरली स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, यानी कि रुके हुए पानी में। रुके हुए पानी में, जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है वहाँ पर जनरली इन ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इनके पास एक प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती, तो मैं लिख रही हूँ दे लैक अ सेल वॉल। लेकिन उसके जगह पर एक प्रोटीन से भरी हुई, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। जो पेलिकल है इसका मेन फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना। जो ये सेल है या जो सेल बॉडी है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, और ये प्रोटीन रिच है। आपको ये याद रखना है, प्रोटीन रिच लेयर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मेडिकल में। साथ में आपको याद रखना है मिक्सोट्रॉप, जिसका मतलब है डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक और उसके एब्सेंट में हेटेरोट्रॉपिक। तो सिंस इनके पास एक ऐसी पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि हाइयर प्लांट्स से सिमिलर है, हाइयर प्लांट्स, इसीलिए वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनॉइड्स इज यूग्लिना। यूग्लिना कुछ इस तरीके से यूग्लिना का डायग्राम हम देखेंगे बुक में। यहाँ पर इसके पास आप दो फ्लैजिला देख रहे हैं, एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक या फिर छोटा फ्लैजिला होता है और एक बड़ा फ्लैजिला है। तो इनके पास भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन ये डिनोफ्लैजिलेट से डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिनोफ्लैजिलेट्स में एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स था, लेकिन यहाँ पर जो फ्लैजिला प्रेजेंट है वो एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो डिफरेंस यहाँ पर उनके फ्लैजिला के साइज में आ रहा है और उनकी जो पोजीशन है उसमें आ रहा है। तो यूग्लिनॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, बट उसकी जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है, और उसका मेन फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो जनरली सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। जब ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो ये एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम जनरली प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम है जो कि डिफ्रेंशिएट कर जाता है, और हमने देखा है कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होती है। तो मल्टीपल फिजन का मतलब है ये बहुत सारे डिफरेंट सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन विद इन, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर के अंदर ही बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो होगा क्या, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये सेल डिफ्रेंसिएशन करना शुरू करेगा, और जब सेल डिफ्रेंसिएशन होती है तो न्यू स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है।
ये जो स्पोर्स बनते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे या फिर उनके सरफेस के टिप पे ऊपर बनेंगे। इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जिस पर सेल यानी कि स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, इसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो स्पोर्स बने हैं प्लाज्मोडियम के डिफ्रेंसिएशन होने पर, ये स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं और ये हवा के बहाव के साथ यानी कि एयर करंट के साथ काफ़ी दूरी दूरी तक फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, ये एक डिजीज़ करवाता है ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर, जिसको हम कहते हैं मलेरिया। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में। तो अभी स्लाइम मोल्ड्स में हमने देखा सैप्रोफाइटिक होते हैं, इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। जब ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक एग्रीगेट बनाएंगे उसमें हमने प्लाज्मोडियम को पढ़ा। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये जो प्लाज्मोडियम है सेल डिफ्रेंसिएशन करेगा और नए स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। जो स्पोर्स बन रहे हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, एयर करंट के साथ फ्लो करते हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा दूरी तक वो स्प्रेड कर सकते हैं। साथ में जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर्स बने हैं उसको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। चलिए, तो स्लाइम मोल्ड्स के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। पहली चीज़ जो प्रोटोजोआ है इसको प्रिमिटिव रिलेटिव या प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले से आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है इनको माना जाता है काफ़ी प्रिमिटिव है। इसके बाद जब हम इसके अंदर कैटेगरीज पढ़ते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी आती है अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोन। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है, नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें एक एग्जाम्पल आ सकता है अमीबा। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है ये एक्वेटिक भी होते हैं। जब ये एक्वेटिक होंगे तो इनकी जो सेल वॉल होगी उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होगा। एक्वेटिक जो अमीबा प्रेजेंट होते हैं उनके पास उनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है। जब भी इनको फूड इनटेक करना होता है या फिर मूवमेंट करनी होती है तो ये किसकी मदद से करेंगे? सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया की मदद से। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एक्वेटिक या जो मेराइन हैबिटेट में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली मेराइन में मिलने वाले जो अमीबा हैं, उनकी सेल वॉल में सिलिका होता है। ये ऑर्गेनिजम्स जब भी फूड इनटेक करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं तो उनके पास कुछ फॉल्स फीट होते हैं जिसको सूडोपोडिया कहा जाता है। तो ये था अमीबॉइड। जो प्रोटोजोआ की सबसे पहली कैटेगरी है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन। सेकेंड हम पढ़ते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन, इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पैरामीशियम का। एक डायग्राम हम यहाँ पर देख रहे हैं। पैरामीशियम की बॉडी के सरफेस पर बहुत सारे यानी कि थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है जिसको सीलिया कहा जाता है। यहाँ पर जो पैरामीशियम प्रेजेंट है इसके अंदर बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट है जो कि इनकी लोकोमोशन में हेल्प करेगी। यहाँ पर अगर हम सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो फ्लैजिला प्रेजेंट है वो लगभग 2 या 3 होते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर दे कैन बी थाउजेंड्स इन नंबर, हज़ारों हो सकते हैं। इनके साइज में डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो आप देखोगे ये जो सीलिया हैं हमेशा इनकी जो मूवमेंट होती है कोऑर्डिनेशन में होती है। जैसे कई बार हम बोटिंग करते हैं तो जितने भी ओर्स होते हैं उनको सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब जो चप्पू चलाते हैं वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पर ये सीलिया इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये सीलिया भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये ईजिली फ्लोट कर सके, ईजिली मूवमेंट कर सके। साथ में आप देखोगे जो 2 सीलिया के बीच का स्पेस है इस स्पेस को गुलेट कहा जाता है, GULLET। जो कैविटी प्रेजेंट है सीलिया के बीच में इसको गुलेट कहते हैं। इसी कैविटी के थ्रू पानी में से फूड को इनटेक करना और वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। साथ साथ इनके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसकी मदद से फूड को भी इनटेक किया जाता है। यहाँ जो पैरामीशियम की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर 2 तरीके के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई। एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियाई होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। एक बार क्वेश्चन ये आया था मेडिकल में कि उसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल?
तो पैरामीशियम के पास जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस, ये रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल। तो हमें ये याद रखना है कि जो प्रोटोजोआ है उसमें पहली कैटेगरी थी अमीबॉइड और दूसरी है सिलिएटेड। सिलिएटेड का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा वो होगा माइक्रो न्यूक्लियस। तो इन दोनों कैटेगरीज के बाद हम थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में जैसे अभी हमने एक तो यूग्लिना जैसे पढ़ा था, उसके पास भी अपने खुद के फ्लैजिला प्रेजेंट थे, वैसे ही अगर हम फ्लैजिला की बात कर रहे हैं यानी कि फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल है ट्रिपैनोजोमा। ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस एक ऐसा प्रोटोजोन है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपना फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक पैरासाइट है और ये रिस्पॉन्सिबल है एक डिजीज करवाने के लिए जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस ये ह्यूमन में यानी कि एनिमल में स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑर्गेनिज्म ट्रिपैनोसोमा, ये किस वेक्टर की मदद से इस डिजीज को फैलाता है? वो वेक्टर है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई। जब ये फ्लाई एक जैसे बोलते हैं ना कि कंटामिनेटेड या जो बेकार जगह है वहाँ पर ही बैठती है, फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जाती है, तो जो भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म है उसको ये डिजीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी प्रॉपर फूड था, जो साफ था, लेकिन ये सीसी फ्लाई पहले कहीं ऐसी जगह पर बैठी जहाँ पर ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट था, इसने ट्रिपैनोसोमा को इनटेक किया या फिर इसके बॉडी पार्ट्स पर वो आया, और जब ये जाकर फूड के ऊपर बैठती है तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री ले लेता है हमारे फूड में, उसको कंटामिनेट कर देता है, ख़राब कर देता है, और जब उस फूड को हम इनटेक करते हैं तो हमें ये डिजीज़ हो सकती है। तो हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एंड द लास्ट पॉइंट इन प्रोटोजोआ इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोइट्स कहते हैं जिसको हम जब मलेरिया पढ़ते हैं, स्पोरोजोआ। इसके अंदर हम स्पोरोजोइट एक स्टेज है, स्पोरोजोइट्स एक स्टेज है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस या बहुत ज़्यादा हार्मफुल स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में। जब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल चलती है यानी कि जब उसकी डेवलपमेंट चल रही होती है, उस दौरान ये एक केमिकल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है जिसको स्पोरोजोइट्स कहा जाता है। अगर ये स्पोरोजोइट्स किसी हेल्दी इंसान की बॉडी में चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर विच इज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ये वेक्टर है जो कि ट्रांसफ़र करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन से डिजीज़ को? मलेरिया को। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर प्लाज्मोडियम को इनटेक कर लेता है तो ये जो प्लाज्मोडियम है इस मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में एंट्री ले सकता है, और इसकी जो सबसे पॉइजनस फॉर्म है वो स्पोरोजोइट्स होती है। जैसे ही स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में एंट्री कर लेते हैं, ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं और ह्यूमन के अंदर एक डिजीज़ करवाते हैं जिसको हम मलेरिया कहते हैं। चलिए, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा हमने पढ़ा है इसमें हमने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी हैं। आपको इन सभी कैटेगरीज को याद रखना है, आपको इस वेक्टर को याद रखना है जो कि है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। पैरामीशियम में किसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, या फिर स्लाइम मोल्ड्स में जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जो यूग्लिना है उसके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन उसकी जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरली मेडिकल में पूछे जाते हैं। तो आपको 11th स्टैंडर्ड के लिए सब कुछ पढ़ना है, और स्पेशली जो चीज़ें मैंने स्टार लगाई हैं या जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया है आपको वो ज़रूर पढ़ना है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया है किंगडम्स के बारे में। आज भी हम किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। सो हम जो बात करेंगे फंगस के बारे में, जो कि जनरली हम कई बार सुनते रहते हैं। जो फंगस होते हैं, जो फंजाई होते हैं, ये अबंडेंट है काफ़ी, यानी कि बहुत सारी जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके हम बहुत सारे नेचर के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे।
जो फंगस होती है वो कभी भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करती है। इसका मतलब है कि ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से ना प्रिपेयर करके दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे। तो इसके अंदर हम जो मोड पढ़ेंगे, हो सकता है कि ये पैरासाइट यानी कि पैरासिटिक हो सकता है कि ये सैप्रोफाइटिक हो, या फिर ये जो फंगस है ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट हो जाती है और म्यूचुअलिज्म के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो स्टूडेंट्स, जब किंगडम फंजाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम सारी डिटेल्स उसके बारे में पता लगाएंगे, और हम ये देख रहे हैं कि जो फंगस होती है वो पैरासिटिक इन नेचर होती है या फिर सैप्रोफाइटिक। जो पैरासाइट है यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपना नरिशमेंट लेंगे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब है ऐसी फंगस जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेगी। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो सैप्रोफाइटिक में आप एक एग्जांपल पढ़ सकते हो, मशरूम। मशरूम का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात की थी, इसके अंदर हम दो चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर है लाइकन। जो लाइकन होती है ये फंगस प्लस एल्गी की एसोसिएशन है। फंगस प्लस एल्गी की एसोसिएशन है। जब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, तब जाकर ये लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो फंगल कंपोनेंट है इसको माइकोबायंट बोला जाता है, और जो एल्गल कंपोनेंट है इसको फाइकोबायंट बोला जाता है। फाइको प्लांट के लिए और माइको फंगस के लिए। तो इसी बेसिस पर हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी और माइको मीन्स फंजाई यानी कि फंगस। तो यहाँ पर हमने देखा जो लाइकन है इट इज मेड अप ऑफ या फिर इट इज कंपोज्ड ऑफ फंजाई एंड एल्गी। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहा जाता है। ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए होते हैं कि हम इसको ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते कि दो ऑर्गेनिजम्स मिलकर लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं। एंड सिंस जो फंगस है एज आई टोल्ड यू वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, तो ये अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करेगा एल्गी से। यानी कि एल्गी का काम है फंगस को फूड प्रोवाइड करवाना, और क्योंकि एल्गी प्लांट्स में यानी कि फाइकोबायंट कहला रही है, इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेगी। तो फिर फंगस को तो फायदा हो गया, एल्गी को क्या फ़ायदा है? एल्गी को फ़ायदा ये है कि उसको शेल्टर मिलता है। फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाएगा रहने के लिए, और एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करवाएगी। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल्स हैं, यानी कि बेनिफिशियल मतलब दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है, काम में आते हैं। तो इसीलिए इनकी जो एसोसिएशन होती है उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअल मीन्स दोनों एक दूसरे की मर्जी से जुड़े हुए हैं। तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है दोनों ऑर्गेनिजम्स की, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो हम यहाँ पर म्यूचुअलिज्म ओके। तो हमने देखा लाइकन फंगस और एल्गी से मिलकर बना हुआ है, म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट इसके दो कंपोनेंट्स हैं। जो लाइकन है इट इज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। यानी कि ये कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती। डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। उसका रीज़न क्या है? हम यहाँ पर बात करेंगे सल्फेट या सल्फर के बारे में। वो एरिया जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम पॉल्यूटेड एरिया कंसिडर करते हैं। और ऐसे एरिया में जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकन प्रेजेंट नहीं होती, बिकॉज जो ये हार्मफुल गैस है ये लाइकन को ख़त्म कर देती है या फिर खा लेती है। तो उस बेसिस पर हम देख रहे हैं कि ये पॉल्यूशन के बारे में इंडिकेट करेगी हमें, और कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेज हैं उनका काम है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं लाइकन को। इसके साथ साथ एक ऐसी लाइकन है जो कि फॉरेस्ट फायर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है यूसीनिया, फॉरेस्ट फायर।
तो फंगस की एक एसोसिएशन हमने पढ़ी है लाइकन, जो कि एल्गी के साथ जुड़कर बनती है। अब हम फंगस की दूसरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बनेगी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलकर। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ लिया है लाइकन, और सेकंड हम पढ़ रहे हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक फंगस की एसोसिएशन है, पर इस बार फंगस एल्गी के साथ ना जुड़कर हायर प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स के साथ जुड़ता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हम इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो भी माइकोराइजा की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है, क्योंकि फंगस एटमॉस्फेयर में से जो एन कंटेनिंग सब्सटेंस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्टिकल्स हैं, उसको प्लांट्स को देंगे और बदले में प्लांट्स से अपना नरिशमेंट ले लेंगे। तो दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। तो ये भी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो म्यूचुअलिज्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दोनों सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड है और दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है। तो माइकोराइजा का जो मेन फंक्शन है वो हेल्प करेगा जो नाइट्रोजन के जो कंटेंट है उसको मेंटेन करने में या फिक्स करने में। तो यहाँ पर ये दोनों एसोसिएशन थी, लाइकाना एंड माइकोराइजा। ग्लोमस एक जीनस है माइकोराइजा का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसके जो जितने भी इस जीनस से बिलोंग करने वाले फंजाई हैं या फिर जो माइकोराइजा है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाने में भी। तो हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन कंप्लीट कर लिया इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किंगडम फंजाई में कौन कौन सी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर मैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं या फिर ऐसा कौन सा बेसिस है, किस आधार पर जो किंगडम फंजाई है उसके अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट बेसिस हम पढ़ रहे हैं, किस बेसिस पर किंगडम फंजाई में डिवीजन की हुई है। पहला है माइसीलियम, अभी हम डिस्कस करेंगे माइसीलियम है क्या। देन फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर या जिसके ऊपर न्यू स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। एंड देन थर्ड पॉइंट इज स्पोर फॉर्मेशन, किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी क्या है और माइसीलियम की फॉर्मेशन कैसी हो रही है। तो ये तीनों है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं, उससे पहले ये देखते हैं ये माइसीलियम है क्या। जनरली जो फंजाई होती हैं, अगर कोई भी फंजाई मोटाइल है तो उसके पास एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे कहा जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किंगडम फंजाई में, यानी कि जो फंगस होती है उनके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा या वाइप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम हाइफे बोलेंगे। नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो यहाँ पर ये जो माइसीलियम है, ये जो नेटवर्क बन रहा है, इसी को बोलेंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर इस हाइफे के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे और अगर आपको उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियाई नज़र आते हैं तो इस तरीके के हाइफे को कहा जाता है कोइनोसाइटिक हाइफे। कोइनोसाइटिक हाइफे। तो यहाँ पर हमने देखा हाइफे इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि फंजाई में यानी कि फंगस में प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम बोलेंगे। और अगर हाइफे के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर साइटोप्लाज्म होगा तो ऐसे हाइफे को हम बोलेंगे कोइनोसाइटिक हाइफे। तो इसके बाद हम देख रहे हैं अगर ये जो नेटवर्क यहाँ बन रहा है माइसीलियम में, ये नेटवर्क रेगुलर है तो उसको असेप्टेट कहा जाता है, असेप्टेट। और अगर ये नेटवर्क क्रॉस वॉल्ड है, क्रॉस वॉल्ड कैसे भी हो सकती है, बस रेगुलर नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट। तो इस तरीके से याद करने का तरीका है क्रॉस वॉल्ड सेप्टेट एंड रेगुलर वॉल एसेप्टेट। तो यहाँ पर हमने देखा हाइफे क्या है और माइसीलियम क्या है। ये जो माइसीलियम है ये एसेप्टेट भी हो सकती है और सेप्टेट भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था वो है यूकैरियोट, लेकिन सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। तो जो किंगडम फंजाई है यूकैरियोट तो ये भी है, बट ये सारे ही ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर नहीं है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर है। अभी हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिसेल्यूलर होते हैं यीस्ट। यीस्ट में हम एक एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी,
जो कि एक ऐसा फंगस है जिसको हम ब्रूअर्स या फिर बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। ब्रूअर्स यीस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ड्रिंक बियर वगैरह बनाने में हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, और बेकर्स यीस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्रेड बनाने में भी हेल्पफुल है। तो यीस्ट यूनिसेल्युलर होती है, इसके अलावा जितने भी फंजाई, जितने भी फंगस बची हुई हैं वो सब मल्टीसेल्युलर होती हैं। यहाँ पर हम पेनिसिलियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेनिसिलियम। तो जो पेनिसिलियम है ये एक मल्टीसेल्युलर फंजाई है। अब यहाँ पर जो कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो किंगडम फंजाई है इसके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है। अगर हम बात करें कि अगर किंगडम फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी तो वो कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन में एक जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, जो बॉडी है, वो मैच्योर होने पर डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाती है और न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो ये फंजाई है, जो किंगडम फंजाई है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पोर्स हैं वो कोनिडिया या फिर कोनिडियोफोर्स कहलाते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। इसके अलावा प्लानोस्पोर्स पढ़ेंगे, जो मोटाइल होंगे वो जू स्पोर्स होंगे। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो 2 डिफरेंट स्टेन्स हैं फंजाई के, वो दोनों जो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं या जो मोटाइल गैमेट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गैमेट बनाया, ये दूसरा, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो इनका साइटोप्लाज्म है, सबसे पहले इन दोनों फंजाई जो ए और बी स्टेन है, इन दोनों फंजाई के साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होगी एंड फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जगह हम वर्ड यूज करें प्रोटोप्लाज्म, इसको कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। जैसे ही दोनों डिफरेंट फंजाई के प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल तो एक ही है लेकिन 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियन, और इस फेज को बोलेंगे डाइकैरियोफेज। ये सिर्फ तब तक ही चलेगा जब तक इन दोनों न्यूक्लियस की आपस में फ्यूजन नहीं होती है। तो अगर हम बोलें कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होना, तो उसको बोलेंगे हम डाइकैरियन स्टेज। और इस पूरे फेज को जब तक भी ये लॉन्ग लास्ट करेगा, डाइकैरियोफेज। तो यहाँ पर कुछ समय बाद इन दोनों न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी, इसको कहते हैं कैरियोगैमी। और जैसे ही कैरियोगैमी हुई, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे और उसके रिजल्ट में बनेगा एक जायगोट। जिस जायगोट की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, हमेशा हम जानते हैं कि जो जायगोट है 2n होगा, 2n यानी कि डिप्लॉयड। बट क्योंकि जितनी भी फंजाई होती हैं वो हैप्लॉन्टिक इन नेचर होती हैं, यानी कि हैप्लॉयड होती हैं, तो इसलिए उनके जायगोट में एक डिवीजन होती है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। तो फर्स्ट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है प्लाज्मोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड स्टेप है कैरियोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। और थर्ड स्टेप है जो जायगोट की फॉर्मेशन हुई है उसके अंदर मियोसिस होना। तो ये थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स। इसको डिवाइड किया हुआ है हमने 3 स्टेप्स के अंदर। और ये जो डाइकैरियन फेज है, ये मेडिकल में पूछा जाता है स्टेज, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ये कौन सी स्टेज है, ये डाइकैरियन है। और जो ये फेज है इसको बोलेंगे डाइकैरियोफेज। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेडिकल में पूछा जाता है, वो ये है कि जो फंजाई है उनकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, मतलब वो किससे बनी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जो फंगस की सेल वॉल होती है उसको काइटिन या फिर चिटिन, लोग डिफरेंट तरीके से इसका प्रोनाउंस करते हैं। जो सेल वॉल है फंजाई की वो काइटिन या फिर चिटिन से बनी है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो चिटिन है ये किससे बनी है, मतलब इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है। तो इसका कंपोनेंट आपको याद रखना है N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो ये उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिससे मिलकर फंगस की सेल वॉल यानी कि काइटिन की फॉर्मेशन होती है।
तो ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है किंगडम फंजाई के बारे में। अभी हम जो उनकी क्लासेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जो किंगडम फंजाई है उनकी क्लासेस को हमने 3 बेसिस के मतलब 3 पॉइंट्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, दूसरा हमने देखा कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, और थर्ड हम देख रहे हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो आपको याद रखना है जो उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, अगर दोनों ही स्टेन के जो स्पोर्स हैं वो सेम है तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। अगर वो दोनों ही जो स्पोर्स हैं वो डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस। और एक स्पेसिफिक कंडीशन हमें देखने को मिलेगी जिसमें जो मेल गैमेट या जो मेल स्पोर है वो स्मॉलर होगा लेकिन मोटाइल, बट फीमेल लार्जर होगी एंड नॉन मोटाइल। इस स्पेसिफिक कंडीशन को हम कहते हैं oogamous। ये हमने एल्गी में भी डिस्कस की थी। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसो मीन्स सेम, एनाइसो मीन्स डिफरेंट एंड oogamous यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए, तो आज हमने डिस्कस किया है किंगडम फंजाई के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि बेसिस हैं, जिसके बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाई किया है, हमने उसके सारे डिटेल्स को स्टडी किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई, जितनी भी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आगे की वीडियोज़ प्लीज़ देखते रहिए। तो आज मैं किंगडम फंजाई कंप्लीट करने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो फंगस होती है उसका एक अपना ही अलग किंगडम है। हमने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से एक किंगडम होता है किंगडम फंजाई यानी कि फंगस। जब भी हम फंगस के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि जो फंगस होती है वो कभी भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करती, यानी कि वो हेट्रोट्रॉपिक है। और इसके साथ हमने बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे। अगर आप वो नहीं जानते हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने ऑलरेडी किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आज मैं बात करूंगी किंगडम फंजाई के डिफरेंट क्लासेस के बारे में, कि हमने जो किंगडम फंजाई को डिफ्रेंशिएट किया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो किस बेसिस पर। जब भी आप डिस्कस करोगे कि किंगडम फंजाई को हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो वहाँ पर आप 3 पॉइंट्स देखते हो। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं जिसमें हम माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर या अपीयरेंस, और माइसीलियम क्या था? माइसीलियम था नेटवर्क ऑफ हाइफे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। लेट्स से ये एक फंगस है, हमने माना कि ये एक फंगस है। फंगस के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने हाइफे का नाम दिया था, हाइफे, और जो नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है उसी को हम कहते हैं माइसीलियम। तो सबसे पहला जो मोड ऑफ डिवीजन है, यानी कि जिस आधार पर हमने किंगडम फंजाई को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, उसका सबसे पहला पॉइंट होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, मतलब जो स्पोर की फॉर्मेशन इनके अंदर होती है वो किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमने मेंशन किया है स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन कैसी है, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी किंगडम फंजाई के अंदर प्रेजेंट है वो किस टाइप की है। तो हमें पता चला कि हमने 3 पॉइंट्स के बेसिस पर किंगडम फंजाई को डिफ्रेंशिएट किया है। तो अब हम बात करेंगे कि किंगडम फंगस में आने वाली कौन कौन सी कैटेगरीज। तो इन बेसिस पर हमने किंगडम फंजाई को डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहली कैटेगरी जो किंगडम फंजाई में आती है वो है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का एक और नाम है जो कि है एल्गल फंजाई। यहां पर हम देख रहे हैं सबसे पहली कैटेगरी होती है फाइकोमाइसिटीज, जिसको हम कहते हैं एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो पैरासाइटिक हो सकते हैं, यानी कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले सकते हैं, या फिर वो सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो किसी भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। यहाँ पर जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, हम यहाँ पर बात करेंगे ट्विग्स के बारे में, जो टहनियाँ पड़ी होती हैं, लीव्स एट्सेट्रा। तो जो फाइकोमाइसिटीज में आने वाली फंगस है वो जो अपने फूड को इनटेक करती हैं वो किस बेसिस पर करेंगी? जो भी साइड में यानी कि सराउंडिंग में ट्विग्स पड़ी हैं, लीव्स पड़ी हैं, वो उनको एनगल्फ कर लेती हैं, वो उनको पूरा का पूरा इनटेक कर लेती हैं एज अ फूड। इसके बाद हम देख रहे हैं
यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ होस्ट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी होस्ट से यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। सेप्रोफाइटिक वो हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज का। जब भी हम माइसीलियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइकोमाइसिटीज की जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है, एसेप्टेट। और इसके अलावा एक वर्ड हमने पढ़ा था, जब भी हम इस हाइफे को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे और उसके न्यूक्लियस मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे तो हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे कहते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे को हमने दूसरा नाम दिया था, वो है कोइनोसाइटिक हाइफे, कोइनोसाइटिक हाइफे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे हमने देखा कि माइसीलियम एसेप्टेट है और कोइनोसाइटिक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका रिप्रोडक्शन का मोड कैसा है। जब भी ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो कुछ स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पोर्स एसेक्सुअली बनते हैं वो या तो हो सकते हैं एप्लानोस्पोर्स, और एप्लानोस्पोर्स हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है नॉन मूवेबल, जो कि जनरली मूवमेंट नहीं करते हैं। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं जूस्पोर्स। जो जूस्पोर्स हैं वो मोटाइल होते हैं यानी कि वो मूवमेंट शो करेंगे। ये ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं जब वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्पोर्स बना रहे हैं, बट जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो गैमेट्स बन रहे हो सकता है वो दोनों सेम हो, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही आइडेंटिकल हो सकते हैं स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। इसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। लेकिन अगर ये दोनों ही गैमेट्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, यानी कि अगर अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे एनाइसोगैमस। जो थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी थी जिसमें मेल छोटा होता है लेकिन मोटाइल यानी कि फ्लैजिलेटेड, और फीमेल लार्जर होती है बट नॉन मोटाइल, इस स्पेसिफिक कंडीशन को कहा जाता है oogamous। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है किंगडम फंजाई में आने वाली जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनमें से सबसे पहली कैटेगरी है फाइकोमाइसिटीज, जिसको एल्गल फंजाई कहा जाता है। वो पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक हो सकती हैं। इनका जो माइसीलियम सेप्टेट है और कोइनोसाइटिक है। इनके पास हाइफे जो प्रेजेंट था उसके अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे, उसी को हमने बोला है कोइनोसाइटिक हाइफे। जब भी हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्सुअली वो स्पोर्स बनाती हैं। अगर वो नॉन मोटाइल है तो एप्लानोस्पोर्स, अगर वो मोटाइल है तो फिर जूस्पोर्स। जब भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। वो गैमेट्स अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो आइसोगैमस, दोनों डिफरेंट है तो एनाइसोगैमस। और अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें मेल छोटा है लेकिन फ्लैजिलेटेड और फीमेल बड़ी है बट नॉन फ्लैजिलेटेड, तो उस कंडीशन को कहते हैं oogamous। फाइकोमाइसिटीज में आने वाले ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसको आप कहते हो राइजोपस। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो कि ब्रेड मोल्ड है। तो ये हमने सबसे पहले कैटेगरी पढ़ी है किंगडम फंजाई की, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। अब जो हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं एस्कोमाइसिटीज। क्या डिफरेंस है इन कैटेगरीज में हम देखेंगे कि इनके माइसीलियम में, इनके स्पोर्स की फॉर्मेशन में। अभी जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी है फाइकोमाइसिटीज की, उसमें जो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही थी उनकी फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे तो उनकी फ्रूटिंग बॉडीज हम अलग अलग नाम से देखेंगे। तो सेकेंड कैटेगरी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम होता है सैक फंजाई। कई बच्चों को ये होता है कि यहाँ पर इसको फंजाई नहीं फंगाई बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। बेसिकली ये प्लूरल टर्म है, इसको हम फंजाई बोलते हैं। और जब फंगस यानी कि दिस वन, यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करना है तो फंगस बोलेंगे, लेकिन इसको प्रोनाउंस करना है तो जाए, फंजाई। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो सैक फंजाई है यानी कि एस्कोमाइसिटीज, इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी। लेकिन जो यूनिसेल्युलर फंजाई होती है, फंगस होती है, वो होती है यीस्ट। उसको छोड़ के जितनी भी फंगस प्रेजेंट होती है जनरली वो मल्टी सेल्युलर होती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी। जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है वो एक ऐसी यीस्ट है, ऐसी फंगस है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड एंड बियर की फॉर्मेशन में। मल्टी सेल्युलर में एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ पेनिसिलियम।
पेनिसिलियम एक ऐसी फंगस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक एंटीबायोटिक को बनाने में, जिसका नाम है पेनिसिलिन। इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी थ्योरी है, या फिर हम बोलेंगे एक बड़ा सा कंसेप्ट है, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस समय उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसके रिजल्ट में ये एक चांस, या बोलते हैं ना सडनली हो गया, या बाय चांस डिस्कवरी है कि पेनिसिलिन की फॉर्मेशन हो गई थी। अब हम इसके बाद देखेंगे इस कैटेगरी में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, अगेन वो पैरासिटिक या फिर सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक या फिर सैप्रोफाइटिक। ये ऑर्गेनिज्म कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब है ये ग्रो करते हैं डंग के ऊपर, डंग यानी कि गोबर। तो कुछ ऐसी फंगस होती हैं जो कि ग्रो करती हैं डंग के ऊपर, तो दोज फंगस विच ग्रो ऑन द डंग, उनको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस। तो यहाँ पर ये डंग के ऊपर ग्रो करने वाली फंगस है, तो इनको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस। ठीक है, इसके बाद इसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आप पढ़ोगे। आप देखोगे इनके अंदर जो माइसीलियम है वो कैसी होगी, क्या वो एसेप्टेट है या सेप्टेट है, जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। तो उसके लिए मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम देखेंगे इनके माइसीलियम कैसा है। जो माइसीलियम हमें एस्कोमाइसिटीज के अंदर मिलती है वो होती है सेप्टेट, जबकि अभी हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज, उसके अंदर जो माइसीलियम प्रेजेंट थी वो एसेप्टेट थी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक लेमन टर्म में बताऊं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बोलूं, तो ये चीज़ मैं फिर से बता देती हूँ। लेट्स से ये एक फंगस है, हमने इसको एक फंगस माना। फंगस के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइफे कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहेंगे। अब ये जो नेटवर्क बन रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी वॉल्स इसी तरीके से हो, उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकता है कि ये जो हाइफे हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो सकता है वो क्रॉस वॉल की फॉर्म में अरेंज हो। तो अगर क्रॉस वॉल होता है तो उसको हम सेप्टेट कहते हैं, और अगर रेगुलर वॉल होता है तो हम उसको एसेप्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ऐसे फंगस थे जिनके पास एसेप्टेट एंड कॉइनोसाइटिक हाइफे होता है, जबकि एस्कोमाइसिटीज का जो हाइफे है, जो माइसीलियम है, वो सेप्टेट है। इसके बाद हम देखेंगे सेप्टेट है लेकिन ब्रांच भी है। यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो माइसीलियम प्रेजेंट है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, जब भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ स्पोर्स बनाएंगे, उन स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। ये जो कोनिडियोफोर्स बन रहे हैं ये एक्सोजीनियसली बनते हैं। एक्सोजीनियसली का मतलब है, लेट्स से ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी के बाहर यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर अगर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है तो हम उसको एक्सोजीनियसली बोलेंगे, और अगर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर किसी स्पोर की फॉर्मेशन होती है तो हम उसको एंडोजीनियसली बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बन रहे हैं वो एक्सोजीनियसली बनेंगे, और जैसे ही वो थोड़े डेवलपमेंट करेंगे इनकी खुद की एक माइसीलियम डेवलप कर जाती है, यानी कि जैसे ही जर्मिनेट करते हैं दे डेवलप देयर ओन माइसीलियम। जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्योंकि हम एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनेंगे वो एस्कोस्पोर्स होंगे, और जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये स्पोर्स बनेंगे उसको हम नाम दे रहे हैं एस्कोकार्प। तो यहाँ पर याद करना बड़ा आसान है, एस्कोमाइसिटीज में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो स्पोर्स बनेंगे हम उसको एस्कोस्पोर्स बोलेंगे, और जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फंगस की डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिफरेंशिएट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रूटिंग बॉडीज और द स्पोर फॉर्मेशन। तो अभी हमने पढ़ा एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प प्रेजेंट है एज अ फ्रूटिंग बॉडी। फाइकोमाइसिटीज में मैंने बोला स्पोरेंजियम, एक पर्टिकुलर फ्रूटिंग बॉडी या स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब जब आगे की कैटेगरीज पढ़ेंगे तो उनके अंदर किसी और नाम से उसको पता लगाएंगे। तो यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। ये जो न्यूरोस्पोरा है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसी फंजा है जिसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। बेसिकली ड्रोसोफिला से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ड्रोसोफिला एक बहुत ही ज़्यादा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं। सिमिलरली न्यूरोस्पोरा क्रेसा, इसका पूरा नाम मैं लिखवा देती हूँ, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, CRASSA। ये एक ऐसी फंजाई है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा इन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल वर्क।
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे 1 मार्क में, नेम द फंजाई दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क, सो दैट फंजाई इज न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ठीक है, तो ये थी सेकंड कैटेगरी जिसको हमने बोला एस्कोमाइसिटीज। सेक फंजाई होते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ये पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, इनका माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ा दैट इज न्यूरोस्पोरा क्रेसा। अब हम थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, वो है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, इसके अंदर आप क्लब फंजाई पढ़ते हो, मशरूम पढ़ते हो, बहुत सारी ऐसी भी फंगस है जो कि एडिबल होती हैं। आप खुद एक एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ जो मशरूम आप देख रहे हो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पैरासिटिक है या सेप्रोफाइटिक है। तो यहाँ पर ये जो मशरूम है ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। बेसिकली इनकी सराउंडिंग में जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस हैं ये उनसे अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। अगेन इनकी जो माइसीलियम होगी वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बोला ये पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक कुछ भी हो सकते हैं। इसके अंदर हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट। जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है उसका एक एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, पुसीनिया। ये एक ऐसी फंगस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वीट के अंदर रस्ट करवाने के लिए। ये एक तरीके का डिसऑर्डर जो कि प्लांट्स के अंदर करवाया जाता है बाय द फंगस कॉल्ड पुसीनिया। सेकेंड एक और फंगस का नाम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यूस्टिलैगो। ये वो फंगस है जो कि स्मट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों फंगस हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। वो कौन सी फंगस है जो रस्ट करवाती है या फिर वो कौन सी फंगस है जो स्मट करवाती है। तो आपको याद रखना है पुसीनिया एंड यूस्टिलैगो, ये दोनों बेसिडियोमाइसिटीज में आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। आपको ये दोनों भी याद रखने हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगी उसमें आप देखोगे कि एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनके पास सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। जनरली होता क्या है कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि सेक्स सेल्स के अलावा बिसाइड्स द सेक्स सेल्स जो बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। इन बेसिडियोमाइसिटीज दो डिफरेंट स्ट्रेन के, मान लो ये ए है और ये बी है, दो डिफरेंट स्ट्रेन के सोमैटिक सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, फ्यूजन करेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे जिसका नाम हम बेसिडियम रखते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये दो स्ट्रेन है जिसके अंदर फ्यूजन हो रही है। ये दोनों फंगस, सबसे पहले इनका प्लाज्मोगैमी होगी, यानी कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म है दोनों का वो फ्यूज करेगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो गया प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद होना चाहिए था न्यूक्लियस की फ्यूजन, यानी कि कैरियोगैमी। बट ड्यू टू एनी अनफेवरेबल कंडीशन ये जो कैरियोगैमी है वो ना होके इसी स्टेज में वो कुछ समय तक रहेगा। इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियन। डाइकैरियन, और ये फेज जब तक रहेगा इस फेज को कहेंगे डाइकैरियो फेज। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही इसके दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे इसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। बेसिकली आप कैरियोगैमी बोलेंगे, काइनेसिस सॉरी, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कैरियोगैमी। गैमी, जैसे ही दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो यहाँ पर एक 2n यानी कि डिप्लॉयड सेल बनेगा। इसका हमने नाम रखा है बेसिडियम। लेकिन हम जानते हैं कि जनरली जो फंगस होती हैं वो डिप्लॉयड नहीं होती है, वो हैप्लॉयड होती हैं। और क्योंकि फंगस हैप्लॉयड होती हैं तो ये जो 2n यानी कि जो जाइगोट यहाँ पर डेवलप हुआ है वो डायरेक्टली किसी फंगस में डेवलप नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसके अंदर करवाते हैं मियोसिस। और मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसलिए उसके रिजल्ट में जो 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं इसको हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स। नाउ ये जो 4 बेसिडियोस्पोर्स हैं, जहाँ भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी यानी कि मॉइस्चर मिलेगा, वहाँ जाकर ये चारों बेसिडियोस्पोर्स एक न्यू फंगस में डेवलप कर जाएंगे। तो हमने पढ़ा था बेसिडियोमाइसिटिस, हमने उसके एग्जाम्पल भी देखे, यूस्टिलैगो एंड पुसीनिया, जो कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इन द केस ऑफ प्लांट्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मशरूम, इनके पास जो रिप्रोडक्शन होती है ना ही एसेक्सुअल है और ना ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो दो डिफरेंट स्ट्रेन के सोमैटिक सेल्स आपस में आके फ्यूज करते हैं और उसके रिजल्ट में 4 नए बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। क्वेश्चन ये है कि बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बनेंगे। हम बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम होगा
बेसिडियोकार्प, और जो उसके स्पोर्स हैं वो हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो इसी के साथ ये बेसिडियोमाइसेटीज कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट और जो लास्ट कैटेगरी है किंगडम फंजाई की, वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज से रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज बेसिकली इम्परफेक्ट फंजाई कहलाती है। इम्परफेक्ट क्यों कहा जा रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो फोर्थ कैटेगरी है वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है, दीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। द रीज़न इज कि ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ हैं इनके अंदर सेक्सुअल फेज प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है। तो हमने लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। जब भी ये रिप्रोड्यूस करेंगे या तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि नो सेक्सुअल फेज इज फाउंड इन द ड्यूट्रोमाइसिटीज। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल फेज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही मिलेगा। ये जो फंगस है इनके पास भी जो माइसीलियम प्रेजेंट है वो सेप्टेट और ब्रांच होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच। इस कैटेगरी में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर जनरली आप देखोगे डीकम्पोजर्स होते हैं, और ये डिकम्पोज करते हैं लिटर को, जो भी कूड़ा पड़ा हुआ होता है या फिर जो लीव्स पड़ी हैं डेड प्लांट्स या कोई भी सब्सटेंस गिरा हुआ है, ये उनको डिकम्पोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अंदर आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा भी इसका एक एग्जांपल होता है। तो ये वो फंगस हैं जो कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में आती हैं। इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास सेक्सुअल फेज प्रेजेंट नहीं है, ओनली द एसेक्सुअल और द वेजिटेटिव फेज इज प्रेजेंट। इनकी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है। ये पैरासिटिक या फिर सैप्रोफाइटिक हो सकती हैं, मतलब एज अ डीकम्पोजर भी प्रेजेंट हो सकती हैं। और इसका एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। सो स्टूडेंट्स, ये था किंगडम फंजाई।